विधि अस्पताल से घर पहुंची। जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा खराब हो चुका था। वह रोने लगी तो उसकी मामी गुस्से से कहने लगी, अब मनहूस के जैसे रो रही है, वैसे भी तेरे पीछे बड़ा खर्च हो गया। अब पता नहीं तेरे जैसी मनहूस लड़की को कोई लड़का मिलेगा या नहीं। विधि अभी केवल 12 साल की थी और उसका चेहरा ऐसा हो गया कि वह खुद को आईने में देखने पर भी डर रही थी। गलती इसमें उसकी मामी की ही थी। उसने ही विधि को गर्म दूध का बर्तन चूल्हे से उतारने के लिए कहा था। विधि के हाथों से वह बर्तन छूट गया और सारा दूध उसके ऊपर आ गिरा, जिससे कि उसके चेहरे पर फफोले हो गए। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने उसे 2 दिनों तक एडमिट किया। उसके बाद जब वह घर आई तो उसकी मामी उस पर ही बरस पड़ी। विधि के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके मामा मामी ही उसे शहर लेकर आए थे और अब वह यहीं रहती थी। पास के सरकारी स्कूल में उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता था। बाकी समय में वह घर के सारे काम करती थी। जब वह 19 वर्ष की हुई तो उसकी पढ़ाई छुटवाकर उसके मामा मामी ने उसका रिश्ता तय कर दिया। विधि को लगा कि अब उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी आएगी। अभी तक उसका चेहरा पहले से बेहतर हो चुका था, फिर भी थोड़े थोड़े दाग दिखाई देते थे। उसे तो डर लग रहा था कि कोई लड़का उसे पसंद करेगा या नहीं, लेकिन श्लोक ने तो पहली बार में ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तब से मानो उसके अरमानों को पंख लग गए थे। श्लोक देखने में बेहद ही हैंडसम था। वह सोच रही थी कि शादी के बाद उसका पति उसे बहुत प्यार से रखेगा। जल्द ही उसकी शादी हो चुकी थी। वह हैरान थी कि शादी में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। खैर, वह विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। उसकी मुंह दिखाई के समय भी ज्यादा औरतें नहीं आई थी। जब वह सुहाग रात के कमरे में बैठी तो थोड़ी देर के बाद उसका पति उसके कमरे में आया। कमरे में आते ही उसने झट से अपनी दुल्हन का घूंघट खींचकर उसका चेहरा ढक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, अरे तुम्हें अपना चेहरा ढक कर रखना चाहिए। मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही उल्टी आ रही है। श्लोक की बात सुनकर विधि हैरान रह गई। उसकी आंखों से लज्जा के भाव आ गए और वह पति के चेहरे को हैरानी से देखने लगी। तो उसका पति कहने लगा, अब मनहूस की तरह क्या देख रही है? इतनी बदसूरत हो तुमसे तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी थी तो क्या करता। इतना कहकर वह उठकर स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट बंद करते हुए बोला, तुम दिन भर मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझी तुम? और रात को भी जब कमरे में आओ तो अपना चेहरा ढक कर ही रखना। अब चलो, बारिश के लिए मैं कुछ रातें तुम्हारे साथ गुजार लूंगा। इतना कहकर वह विधि पर झपट पड़ा। विधि तो अभी तक उसकी बातों में ही खोई हुई थी। वह उसे धकेलकर उठ खड़ी हुई और तुरंत ही भागकर कमरे की लाइट जगा दी। उसका पति गुस्से से बौखला गया और कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? वह कहने लगी कि जिस आदमी को अपनी पत्नी की शक्ल को देखकर उल्टी आ रही है, वैसी विचारधारा वाले आदमी के साथ मैं प्रेम भरे पल नहीं बिता सकती। श्लोक हंस पड़ा और गुस्से से बोलने लगा, अरे पागल, कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार भरे पल बिताना चाहता हूँ? मैं तो बस अपने पति होने का हक ले रहा हूँ तुमसे। अब हमारी शादी हुई है तो बस जल्दी से घर वालों को खुशखबरी सुना दो। उसके बाद ना तो हमारे रिश्ते पर कोई उंगली उठेगी और ना ही मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। तुम इस घर की बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाना, बच्चा पालना, लेकिन मेरी पत्नी बनने का अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने उसके कंधों को पकड़ा, विधि ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर लगाते हुए कहा, अगर मुझे पत्नी बनने का अधिकार नहीं मिलता तो तुम पति होने का अधिकार कैसे जता सकते हो? यह सब बातें तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई? तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं पसंद नहीं हूँ? श्लोक गुस्से से चीख पड़ा और कहने लगा, अरे ओ लड़की, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर पड़ चुका है। अब ज्यादा बकवास मत कर, चल चुपचाप बिस्तर पर लेट। कहते कहते वह गुस्से से बौखलाने लगा। वह तो वैसे ही उसके थप्पड़ से गुस्सा हो गया था। विधि भी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल करो। श्लोक ने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, तो फिर जहाँ जाना है जा। अगर तू इस कमरे में आई तो मैं तुझसे अपना हक लेकर रहूंगा, नहीं तो निकल यहाँ से।
देखता हूँ कि तुझे अब कौन रखेगा। विधि रो पड़ी। उसकी आंखों से व्यथा के आंसू निकलने लगे। वह समझ गई कि श्लोक को पता है कि मायके में भी उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जब वह श्लोक को पसंद ही नहीं थी तो उसने यह शादी क्यों की। विधि रोते हुए अपने सास ससुर के कमरे की ओर बढ़ चली। तभी उसे वहां पर पहुंचने पर एक और झटका लगा। वहां पर पहुंचकर उसे पता चला कि असल में उसके पति ने उससे शादी क्यों की है। सास ससुर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर पता चला कि विधि के पिता ने गुजरने से पहले अपना पुश्तैनी मकान उनके नाम कर दिया था और उन्हें यह मकान इस शादी के बाद ही मिलने वाला था, और यह बात उसके मामा मामी को भी पता थी। अब वह मकान विधि के नाम था और ससुराल वाले जल्द से जल्द उस मकान को बेचकर आधे रुपए उसके मामा मामी को देने वाले थे। विधि समझ चुकी थी कि यह विवाह केवल उसकी संपत्ति के लालच में ही हुआ है। उसके मामा मामी ने यह शादी जानबूझकर करवाई ताकि कम से कम आधी रकम उन्हें मिल सके। वह खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही थी और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। रात भर वह हाल में सोफे पर बैठी रही। सुबह सवेरे उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया और श्लोक की सारी बातें घर वालों को बताई। उसके सास ससुर कहने लगे, बहू श्लोक जरा गुस्सैल है, कुछ भी बोल देता है गुस्से में। तुम घर में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बच्चा आ जाने दो तो श्लोक भी तुमसे प्यार करने लगेगा। इस पर विधि ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब घर में कुछ मेहमान भी थे तो उसके सास ससुर भी कुछ नहीं कर पाए और वह अपने चाचा चाची के घर चली आई, जहाँ पर जैसी उसे उम्मीद थी कि मामी गुस्से से भड़कते हुए बोली, यह क्या है, हमें समधी जी का फोन आया है, वहाँ पर तुमने तमाशा क्यों किया? चलो तुम अभी के अभी ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे मामा तुम्हें छोड़कर आएंगे। जो भी हो जैसा भी हो, अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है। जाओ और उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेना। इस पर विधि ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं गांव जा रही हूँ। वहां पर पापा ने मेरे लिए मेरा मकान सुरक्षित छोड़ा है। उन्होंने सोचा होगा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सब कुछ संभालने के लायक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपना सामान लेकर गांव जाने के लिए निकल गई। उसके मामा मामी ने अपना सिर पीट लिया कि उन लोगों ने क्या सोचा था और क्या हो गया। विधि अब अपने गांव वाले मकान में रहने लगी। वहां पर उसके माता पिता के कुछ दोस्त थे जिन लोगों ने उसकी बहुत मदद की। धीरे धीरे वह समझ गई कि उसे क्या करना है। वह गांव में ही ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे कि उसकी आमदनी भी होने लगी थी। उसके साथ ही उसने अपने घर के 2 कमरे किराए पर चढ़ा दिए। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी और उसने अपने पति से तलाक ले लिया और अब विधि के जीवन में कोई कमी नहीं थी। भले ही वह अकेली थी, लेकिन अपनी जिंदगी अपने दम पर चला रही थी। धीरे धीरे उसे गांव में रहते हुए 4 साल हो चुके थे। इस बीच गांव में विवेक नाम के एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। उसकी 2 साल की एक नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था। विवेक की शादी की बात चलने लगी तो इस समय विधि के पिता के एक दोस्त ने विधि से कहा कि बेटा, तुम तो वैसे भी अकेली ही अपने दम पर जिंदगी जी रही हो, लेकिन विवेक को देखो, वह अकेला है और उसकी एक बेटी भी है। विवेक के घर में उसके माता पिता भी नहीं हैं। बेचारा अकेला ही अपना जीवन काट रहा है। उसे तो तुमने देखा ही है कि कितना सीधा और सरल है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें वह ठीक लगे तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ गृहस्थी बसाकर एक दूसरे का साथ दो। यह सुनकर विधि ने कहा कि विवेक क्या सोचता है, यह जानना भी तो महत्वपूर्ण है। इस पर उन्होंने विवेक से बात की तो विवेक ने भी कहा कि मुझे अपनी बेटी की परवरिश के लिए कोई समझदार औरत चाहिए, इसलिए इतनी जल्दी वह यह सब नहीं सोच पा रहा। उसने थोड़ा वक्त मांगा और धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। इस बीच कभी कभार विवेक और विधि एक दूसरे से बातचीत भी कर लिया करते थे। आखिरकार 1 साल बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया और विधि अब विवेक की पत्नी के रूप में एक सम्मानित जिंदगी जी रही थी। उधर श्लोक, जिसने विधि को बदसूरत कहकर दुत्कार किया था, साल भर के अंदर ही उसके चेहरे पर अजीब से दाने उभर आए और उसका चेहरा कहीं सफेद तो कहीं काला दिखाई देता था, जिसके कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं कर रही थी
और वह अकेले ही अपना जीवन जीने को मजबूर था और शायद यही उसकी असली सजा थी।